हेलो मेरे जेएनवी एस्पिरेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो बारी है आज आपके एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक मुझे उम्मीद है काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने उनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज बारी है कुछ और नए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हम सभी तरह के क्वेश्चन यूज करेंगे, कुछ असर्शन रीजन के होंगे, कुछ क्रोनोलॉजिकल होंगे, ताकि आप सभी तरह के क्वेश्चन से एक बार मतलब फेस टू फेस हो जाओ, है ना। कि भैया ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है सिंपल एक वर्ड का क्वेश्चन आया और बस एमसीक्यू टिक किया हो गया मिल गया नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के समय हमारे इंडिया का वाइसरॉय कौन था, ये सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो बिना देरी किए आप भी आंसर कर दोगे सर, कैनिंग है इसमें तो कोई बात नहीं है। चलो यहां पर आती है कहानी जो आपसे क्रोनोलॉजी के बारे में पूछती है। ठीक है, एनेक्सेशन ऑफ अवध, नॉन कॉपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें सबसे पहले जो कहानी हुई है वो 1757 की बैटल ऑफ प्लासी है ना। और इसके बाद सबसे लास्ट इसमें से मुझे जो लगता है वो ये है 19 के टाइम का, 1920 का ये नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 पे खत्म होना चाहिए। ए और सी हमें मिल गए, अब इनमें से एक आंसर सही है। तो इसके बाद जो हुआ वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रहा, इसके बाद जो कहानी आई वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की आई। ठीक है, तो 4 के बाद 3, तो ए ज्यादा करेक्ट है, सी नहीं। पहले हमने फिल्टर कर लिया कि दो दो इनमें से एक सही होगा, तो यहां पर क्लियर हो गया कि सर बी तो गलत, मतलब ये वाला जो चीज है वो पहले नहीं हुई, यही बात पहले हुई। कौन सी वाली? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही अफेक्ट था ये वाली बात कि अफेक्शन क्या नाम है, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो अपीजमेंट पॉलिसी जो है हमारी वर्ल्ड वॉर 1 से है, राइज ऑफ हिटलर से है, या वर्ल्ड वॉर 2 से, कोल्ड वॉर से, या वियतनाम वॉर से? तो हमारी जो अपीजमेंट पॉलिसी है वो वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है, लोग जो चाहते थे कि थोड़ा शांति स्थापित हो, है ना। उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक डिप्लोमेसी, एक डिप्लोमेटिक वे था अपीजमेंट की पॉलिसी को अप्लाई करना। तो वर्ल्ड वॉर 1 से हम इसको जोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमें चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ही जनरल पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये आप पढ़ते ही हो, नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइमन कमीशन, हाँ शायद उसमें जिक्र नहीं हुआ था एनसीईआरटी में, बट स्टिल साइमन कमीशन हम सभी को याद रहता है, 1928 का है। और सॉल्ट मार्च 1930 में हुआ था, गांधी जी ने किया था अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, और वो कितना चले थे? 240 मील, और कब तक? लगभग 24 दिन। ठीक है, डांडी से शुरू करके, मतलब अपने साबरमती से शुरू करके डांडी तक गए, है ना। तो बड़ा बढ़िया रहा था वो। और सॉल्ट को लेकर के था कि आपने सॉल्ट जैसी बेसिक सी चीज पर टैक्स क्यों लगाया, है ना, वो वाली बात थी। फिलहाल 2 का ए होना चाहिए, तो मुझे ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। क्विट इंडिया हमें पता है 42 में हुआ है, और नॉन कॉपरेशन हमारा 1920 में हुआ है, ये हमें अच्छे से पता है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड हैड एबंडेंट कोल एंड आयरन रिसोर्सेज एंड अ लार्ज कॉलोनियल मार्केट। और इंडिया मतलब इसका एक बड़ा कॉलोनियल मार्केट था। ये इसका रीजन है, इसमें तो कोई बात नहीं है, सही है, कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता, इनमें से कौन सा स्टेट है? लगभग 8 स्टेट से पास होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इनमें से किससे नहीं होता? राजस्थान से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, झारखंड से होता है, उत्तर प्रदेश से नहीं होता। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं होता। चलो और बाकी एक बार लिखने की कोशिश करते हैं और कौन कौन से है। तो राजस्थान हो गया, राजस्थान से होते हुए ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, हम यहाँ गुजरात लिख सकते हैं क्या, मध्य प्रदेश, और वेस्ट बंगाल, बिहार, और मिजोरम, त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7
8 9, ये तो ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा लिख दिए मैंने, मुझे लग रहा है। 5 और थे। देखो मिजोरम नहीं होगा, मिजोरम होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, ईस्ट के तो ये सही लिखे हैं मैंने। एक सेकेंड रुको, अरे आगे आगे हम, हाँ जी, बिहार हटा देते हैं, मिजोरम लिख रहा था मैं। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल भी है, एमपी हाँ यार एमपी उससे लगता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ठीक है क्या? ठीक है जी, डन, क्लियर। चलें आगे। Which type of climate is characterized by hot and dry summers and mild wet winters? ठीक है, कौन सा क्लाइमेट है? ओके, मेडिटेरियन क्लाइमेट है भैया ये। जब ये बात कर रहा है हॉट एंड ड्राई समर्स की और माइल्ड वेट विंटर्स की जब बात करता है, तो ये मेडिटेरियन क्लाइमेट है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ अलग कहानी नहीं पूछी। ओके, अब पूछा है हमसे नॉर्थ टू साउथ, इन नदियों को हमें लगाना है क्रोनोलॉजी में। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर हमें शुरू करना है तो महानदी से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? महानदी से शुरू करेंगे। महानदी के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी। ठीक है, ए सही हो जाएगा, 8 का ए सही हो जाएगा। सही है, चलो ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन विद देयर रीजंस। ठीक है, वेजिटेशंस और उनके रीजन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसाइडियस, ये तो मैंने पढ़ाए थे, मुझे लगता है एक लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड रखा था। थ्रॉन स्क्रब और माउंटेन वेजिटेशन। ठीक है, इसको हमें इससे मैच करना है ना, तो 4 वाले से करते हैं। तो माउंटेन वेजिटेशन, यहाँ से आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, हिमालयाज आर दी माउंटेन्स। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया। तो 4 का देखो डी होना चाहिए, और अगर 4 का डी है तो फिर हमारा आंसर बन गया, फिर तो कोई बात ही नहीं बची, क्योंकि देखो और किसी में डी है नहीं जो हमें फिल्टर करना पड़े कि अब ढूंढना पड़ेगा। 4 का डी मिल गया, और थ्रोन स्क्रब का सीधे राजस्थान, ट्रॉपिकल डिसीडियस का हो गया अपना मध्य प्रदेश, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन का हो गया वेस्टर्न घाट्स। सिंपल, इसमें तो मतलब एकदम फ्री का क्वेश्चन था। अगर डी पता होता, पता क्या होता, थोड़ा सा अगर क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, बस खत्म बात। The northern plain of India are highly fertile. They are formed by the alluvial deposit. ये alluvial deposit से बनते हैं, सही बात है। Brought by the Himalayas, नहीं नहीं भैया, केवल हिमालयास थोड़ी ना, हिमालयास में रिवर्स भी तो है, वहां से आती है वो alluvial soil। तो आर तो गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है। लो जी, खत्म बात। क्योंकि वो जो डिपॉजिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय से थोड़ी ना होता, उसमें निकलने वाली नदियों से भी होता है। तो थोड़ा सी बात गलत लिखी है। अब जब गलत लिखी है तो हम इसको सही करेंगे नहीं और ना लेके जाएंगे आगे, खत्म बात। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात पूछ रहा है, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं। तो कितने प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि वो इलेक्टेड नहीं होते, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, वो मतलब राज्यसभा में आने के लिए सीधे उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, है ना। ठीक है, 12, कितने जी? 12। ठीक है, वो 12 सदस्य रहते हैं जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का उच्च सदन है और परमानेंट हाउस है, फर्स्ट और परमानेंट। ठीक है, क्योंकि इसको क्या ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इसके जो मेंबर्स रहते हैं वो मतलब रिटायर होते रहते हैं, इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो वही वाली बात है। और हाँ, इसके जो मेंबर होते हैं, इसका नाम जैसे कि राज्यसभा है, तो अलग अलग राज्यों की पॉपुलेशन के उस रेशियो में इनके यहाँ पर जो है वो संख्या रहती है, तो सभी, ताकि सभी का प्रतिनिधित्व बना रहे। Which article of the Indian Constitution abolish untouchability? अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, या कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो सही नहीं है बिल्कुल। तो कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है, हमें ये बताना है। अनटचेबिलिटी को पूछा जाता है ज्यादा कॉम्पिटिशन्स में, तो मैंने वही रखा है। तो ये है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 इस बारे में बात करता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास आती है कमिटीज। कमिटीज जो रहती हैं बच्चों, वो पार्लियामेंट में वर्क करती हैं, बट बैकएंड पर, ठीक है। आपको जो फ्रंट में दिखते हैं वो एमपीज होते हैं और वो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन बैकएंड पर जो काम करती हैं वो ये सारी कमिटीज होती है, उससे रिलेटेड होती है, हम पार्लियामेंट्री कमिटीज बोला करते हैं। तो यहाँ पर कमिटीज लिखे हैं, यहाँ पर उनके पर्पस लिखे हैं या वर्क लिखे हैं। ठीक है, तो हमें बस उसको मैच करना है।
ठीक है, इसमें से एक कमिटी है एस्टीमेट कमिटी। ठीक है, एस्टीमेट कमिटी का हमेशा जो रहता है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड काम रहता है। तो यहाँ से क्लू मिलता है 2 के सी का। तो 2C कौन सा वाला है? 2C सर पहला वाला है। और क्या कहीं सी है 2 में? नहीं सर। तो इसका मतलब यही हमारा सही एक यूनिक आंसर है। अगर कहीं और 2C होता तो फिर ढूंढना पड़ता। ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। यानी कि 2 का सी यानी कि एस्टीमेट कमिटी सजेस्ट इकोनॉमिक इन एक्सपेंडिचर हो जाएगा, खत्म कहानी। 1 का भी पब्लिक अकाउंट कमिटी जो रहेगी एग्जामिन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये लिखा है पब्लिक अकाउंट यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को देखेगी। ठीक, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी कि लेजिस्लेशन से रिलेटेड काम करेगी। देखो ये वर्ड यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये भी क्लियर है। और बिजनेस एडवाइजरी कमिटी रेगुलेट बिजनेस इन द हाउस। तो मुझे लगता है यहाँ के कुछ वर्ड्स वो यहाँ ऐसे ही दिख रहे थे। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हो जाएगा। हर चीज हमें याद नहीं करनी होती, कुछ थोड़ा सा लेकर जाना होता है अपने साथ। नॉलेज के अलावा भी कुछ चीजें तो वो आपको हेल्प कर जाती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। समझ गए? चलो, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, अगर ये क्वेश्चन लास्ट बार आया हो तो भी शायद मैंने बताया होगा कि ये जो स्टेट है, यहाँ पर इस स्टेट का मतलब क्या है? नेशन स्टेट से। क्योंकि एक्चुअल में जो अभी स्टेट्स है हमारे पास, उसका हेड तो गवर्नर होता है। ठीक है, चलो, तो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, रीजन कह रहा है द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्टली, कि प्रेसिडेंट अपनी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है सारी, लिखा है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स डायरेक्टली, खुद से यूज यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल में लिखा है कि भैया जो राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो अपने सबॉर्डिनेट्स की सजेशन से, कहीं ना कहीं उनकी एडवाइस एडवाइस से काम करेगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ए सही हो जाता है और आर गलत हो जाता है। ए सही हो जाता है और आर यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि हाँ अपने सबॉर्डिनेट से एडवाइस लेकर काम करता है तो ठीक हो जाता, डायरेक्टली यूज नहीं करता। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है, कौन सी बात सही है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ओके। फंडामेंटल, ठीक है जी। दे वर एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट 1976, बिल्कुल सही है। इनको 1976 और 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम कहीं ना कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं तो फिर वही है। और दे आर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा इनको इन्फोर्सेबल है, ये गलत बात है। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, दे आर मेंशन इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक है, पार्ट 4 में आई थिंक फंडामेंटल ड्यूटीज है, सॉरी राइट्स है, इसके बाद ए में ये ड्यूटीज है। ठीक है, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बात भी सही है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक चेक करोगे ना, तो एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज पर जरूर होता है ये फंडामेंटल ड्यूटीज वाला सेक्शन, और वहां पर हर चीज लिखी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर जरूर देखना, और आपकी में नहीं तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटीज हैं उनमें चेक कर लेना। ठीक है, आपको जरूर मिल जाएंगी ये ड्यूटीज। तो वो 11 ड्यूटीज होती हैं, ये बात भी सही है। तो 2 गलत है, बाकी सारे सही, 1 3 4। ठीक है, सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी है। जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, जनरल डोमेस्टिक सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, फिलहाल ये सही है। जीडीपी फाइनल गुड होता है, फाइनल गुड और सर्विसेज। ठीक है, उसका सम। ठीक है, अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंडिया जीडीपी, इंडिया के जीडीपी में ये जो सेक्टर्स, ये क्या है? इकोनॉमिक सेक्टर है। ये क्या है? इकोनॉमिक सेक्टर्स। ये इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, और इकोनॉमिक सेक्टर्स ये 3 होते हैं, ये भी हमें पता है। हमें ये बताना है कि इकोनॉमिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, और कंट्रीब्यूशन किसमें? इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है, और बीच का किसका है, एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन से लेकर के सबसे कम कंट्रीब्यूशन तक जाना है सेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की जीडीपी की अगर मैं बात करूं, और इसमें से सेक्टर वाइज बात करें, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है टर्शरी सेक्टर का, यानी कि सर्विस सेक्टर का। किसका? सर्विस सेक्टर का। ये आपने अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ था, और उसमें आपने देखा था कि समय चलते, मतलब टाइम जब बढ़ा आगे, तो वहां पर सर्विस सेक्टर की वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर सबसे पहले, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो उसके बाद, और प्राइमरी सबसे लास्ट। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो टर्शरी सेक्टर ने दिया है। किसने दिया है? टर्शरी सेक्टर में ने, किसमें? इंडिया की जीडीपी में। खत्म बात।
ओके ये सारे वर्ड थोड़े से सुनने में सेम लगते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है प्राइस हाई होना, मतलब सीधे महंगाई हो जाना। क्या हो जाना? सीधे महंगाई हो जाना। और डिफ्लेशन का मतलब प्राइस धीरे धीरे गिरना ही शुरू हो, लगातार गिरे ही जा रहे हैं, है ना, लगातार गिरे ही जा रहे हैं। और इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस लगातार बढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है ना। चलो, तो इन्फ्लेशन यानी कि कंटिन्यूस राइज इन जनरल प्राइस लेवल, तो 1 का ए लगाएंगे। ठीक है, और डिफ्लेशन परसिस्टेंट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, बिल्कुल, लगातार गिरना। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन विद द अनएम्प्लॉयमेंट, ये सही लिखा है इसके सामने। ठीक है, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट का धीरे धीरे से गिरना डिसइन्फ्लेशन होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब जब इन्फ्लेशन महंगाई के साथ महंगाई जो है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी बढ़ती है ना, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो 1A 2B 3C 4D, ये अगर क्वेश्चन हमें सब मैचिंग में मिल जाए तो हमारे मैचिंग वाले क्वेश्चन के नंबर ही ना कटें सर। सही बात है ना? सही बोल रहा हूँ? कभी कभी मिल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी एग्जामिनर रख देता है, बस ढूंढने की देरी है कि हम ढूंढ पाए कि नहीं। कभी कभी वो सामने ही रख देता है कि हाँ 1A 2B 3C 4D, अब जिसे पता होगा वही करेगा, वरना तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सारे वर्ड सेम राइम करता है ना, राइम करते हैं ये सारे के सारे, तो फिर थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में, मतलब चारों में, चारों वर्ड्स में। चलो, इकोनॉमी से रिलेटेड थे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन HC, मैंने आपको मतलब अगर आपने पढ़ा होगा तो HR और HC पढ़ा होगा वर्सेस HC, तो वहीं से रिलेटेड बात लिखी है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क्स। देखो, एजुकेशन और हेल्थ में जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ही हम उसमें कह सकते हैं, जैसे ही हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा HR ही SC कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमें स्किल्स आने लग जाती है। ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं करता प्रोडक्टिविटी को वर्कर्स की, ये बढ़ाता है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को। बढ़ा, एक वर्कर वो है जो अपने घर पर से काम करे, एक वर्कर वो है जिसने एक चीजों को सीखा और स्किलफुली काम कर रहा है और प्रोफेशनल लेवल पर काम करने लग गया, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, काम वो उतना ही करेगा जितना वो घर वाला कर रहा है, बट स्टिल उसने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन से, हेल्थ से, और वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा आगे चल के। तो वही वाली बात है, तो आर गलत है भैया, इसका ए सही है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का है, डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है इसमें से? डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं? डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्टली जो लिया जाए। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, ठीक है, हम देते हैं। वेल्थ टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं। गुड्स एंड सर्विस डायरेक्ट हम पे नहीं करते, इनडायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्टली पे करते हैं जब हम कोई सामान खरीदते हैं, तो सामान में जो हमारा जो प्राइस होता है, मान लीजिए 10 रुपए उस सामान का प्राइस है। ठीक है, तो जब भी आप मार्क, जब MRP देखोगे कहीं भी लिखी हुई, MRP लिखी हुई देखोगे पैकेट पे, तो वहां लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ऐसे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी इसमें से वो आपसे GST भी कहीं ना कहीं ले लेते हैं, उसका जो गुड्स और सर्विस जो आपको सर्विस दी, यानी कि जहां भी ये बना था वहां से आपके तक आया, ये कहीं ना कहीं सर्विस थी, वो चार्ज भी उसमें जुड़ा है उस 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट में, या फिर वॉट एवर यू परचेज, जो भी आपने खरीदा उसमें वो चीज इंक्लूड है। तो वो चीज लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस को हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते, तो यही इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है भैया, और यही आया था 1 जुलाई 27 को, मतलब 2017 में आया था ये। ठीक है, क्लियर है जी? तो यहाँ पर आज की क्लास को फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर करी हो, मतलब समझ में आ गए होंगे, तो इसको अच्छे से आप याद जरूर कर लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।